Hello everyone. So let's continue with the session which we have started. आज हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं. होप अभी तक जो टॉपिक्स हो चुके हैं वो आप लोगों ने प्रॉपरली समझे हैं. आप लोगों को जहाँ जहाँ पर डाउट्स थे वो हमने डिस्कस करे हैं, क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करे हैं एंड उसी हिसाब से आज का टॉपिक शुरू करेंगे. एंड आप इसे भी प्रॉपरली आपके हिसाब से एक बार गो थ्रू करके देखें और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत रहेगी तो वी विल डिस्कस. So basically what we are going to discuss in this topic is how to determine the residential status of a company. That is mostly we will be focusing on place of effective management. तो जैसा कि हम लोगों को पता है normally whether you are discussing any topic for any examination of taxation, residential status plays a very important role for determination of total income, जो कि मैं हर लेक्चर में भी बताती हूँ जब मैं रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग पढ़ते हैं तब, कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे आगे के सिलेबस के लिए. एंड जहाँ की हम स्पेसिफिकली नॉन रेसिडेंट के ऊपर हम लोग को क्वेश्चंस होते हैं तो रेसिडेंशियल स्टेटस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर सिलेबस एज वेल, स्पेसिफिकली फॉर कंपनीज. सो हम आज का डिस्कशन सिर्फ कंपनी के ऊपर ही रखेंगे, कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में ही बातचीत करेंगे. Let us start. How to determine the residential status of a company is the first question which comes to our mind कि किसी भी कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कैसे किया जाता है. तो थोड़ी बहुत उसके बारे में बात करेंगे. देन आवर डिस्कशन विल शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. इस पर डायरेक्टली भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है और आपको कैलकुलेट करना होता है कि क्या किसी कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला सवाल जो आप किसी भी कंपनी के लिए पूछते हो दैट इज द कंपनी इंडियन. क्या वो कंपनी इंडियन है? अगर हाँ तो इट बिकम्स अ रेसिडेंट स्टेट, सीधे सीधे वो कंपनी इंडिया की रेसिडेंट मानी जाएगी. अगर नहीं है, इफ नो, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू आस्क इज दैट इज द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. नाउ व्हाट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हम बात करेंगे. सो पहले आप देखते हो कि कंपनी, जिस भी कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कंपनी इंडिया की है कि नहीं, इंडियन है कि नहीं. और अगर इंडियन है तो रेसिडेंट हो ही जाएगी. अगर इंडियन नहीं है तो भी रेसिडेंट मानी जा सकती है अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में आ जाता है तो. सो इफ द कंपनी इज नॉट एन इंडियन कंपनी बट इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया तो उसे क्या कहा जाएगा? रेसिडेंट. अगर दोनों ही बाहर है, मतलब इंडियन कंपनी भी नहीं है और पीओईएम भी बाहर है, तो फिर वो कंपनी नॉन रेसिडेंट हो जाएगी. सो हमने बात करी रेसिडेंशियल स्टेटस की. तो कंपनी के रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहली चीज तो इंडियन कंपनी इंपॉर्टेंट है. जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज पीओईएम. तो हमने बात तो कर ली कि क्या पीओईएम इंडिया में है, क्या पीओईएम इंडिया के बाहर है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा आपको हर बार लिखा हुआ रहे ये जरूरी नहीं है कि द कंपनी हैज इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन यूएसए. नो, इट इज पॉसिबल कि आपको ये चीज कैलकुलेट करके बतानी पड़े कि क्या उस कंपनी का पीओईएम इंडिया में है या नहीं. एंड ओके, मोस्टली नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकली जहां पर आज हम जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, स्पेसिफिकली जब सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी बढ़ चुके हैं, वी आर नाउ इन अ वर्ल्ड, वी आर नाउ अ ग्लोबल वर्ल्ड बेसिकली. एंड हम लोग सिर्फ हमारी कंट्री बॉर्डर्स में रहकर काम नहीं कर रहे हैं. वी आर डीलिंग विद कंट्रीज विच आर आउटसाइड इंडिया, countries which are outside India are dealing with countries which are in India. So ये नॉन रेसिडेंट और आउटसाइड इंडिया कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जितनी कि हमारी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो हो सकता है आगे पीछे कभी ना कभी आप लोगों को ये सब चीजें प्रैक्टिकली भी करनी पड़े कि कंपनीज के पीओईएम डिटरमाइन करने पड़े. सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस कि क्या प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, क्या बताया गया है पीओईएम के बारे में. सो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज अ प्लेस जहां पर इन सब्सटेंस द की मैनेजरियल एंड कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन व्हिच आर इन सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द मेजर पार्ट और फॉर द मेजर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हमारे मेजर बिजनेस के लिए हिसाब से जो सारे की मैनेजरियल और कमर्शियल डिसीजंस हैं वो इन सब्सटेंस कहाँ लिए जा रहे हैं. इन सब्सटेंस क्यों मैं बार बार फोकस कर रही हूँ हम आगे समझेंगे, बट इन सब्सटेंस वो सारे डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं, उस प्लेस को प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहा जाता है. एक वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को एक बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑफ कंपनी, क्योंकि
हर बार सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ के हैं, मीटिंग कहाँ हो रही है, सिर्फ इतनी बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। इफेक्टिवली वो डिसीजंस कहाँ से लिए जा रहे हैं, इफेक्टिवली मैनेजमेंट कहाँ से किया जा रहा है, ये जानना जरूरी होता है, जो कि हम जानते हैं बाय डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। सो लेट अस डिस्कस, स्टार्ट द डिस्कशन। Place of effective management is a concept which has to be determined in substance rather than only legal form. I hope आप लोगों को सबको substance over form का मतलब अच्छे से पता होगा। ऑन पेपर बहुत बार ऐसा होता है, ये एक बहुत बेसिक सी चीज है कि ऑन पेपर कुछ और चीज होती है, बट एक्चुअली इन सब्सटेंस वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो कोई और होता है। तो जैसे एक बहुत प्रैक्टिकल से एग्जांपल है कि ऑन पेपर तो कभी कभी किसी और की साइन हो रही है, लेकिन इफेक्टिवली उस पर्टिकुलर जगह का इंचार्ज कोई और है। सपोज कोई पर्सन है जो कि अथॉरिटी है, सिर्फ नाम के लिए आप साइन करते हो। इनफैक्ट ये तो बहुत एक कॉमन सी प्रिंसिपल भी है, कहीं ना कहीं हम देखते भी हैं टीवीज में, मूवीज में, कहीं ना कहीं ये सब चीजें दिखाई भी जाती है कि ऑन पेपर साइनिंग अथॉरिटी कोई और है, लेकिन मेजर डिसीजन मेकिंग पावर किसी और के पास है। So that is basically what I want to try to focus is कि substance over form हम लोगों को देखना है कि in substance power कहाँ है, किसके पास है। Now let us discuss, is the company engaged in active business outside India? क्या वो कंपनी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में engaged है? ये सबसे पहला सवाल होता है to determine whether the company is having a place of effective management in India. So उसकी पूरे guiding principles दिए गए हैं जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहला सवाल POEM के पहले एक और सवाल किया जाता है, that is related to the point कि क्या इस कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर। अगर किसी कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, इफ द कंपनी इज हैविंग एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो POEM निकालने का तरीका बदल जाएगा। और अगर उस कंपनी का एक्टिव बिजनेस इंडिया के अंदर है तो POEM निकालने का तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना है आपके एग्जामिनेशन में या कहीं भी, कि आप जब भी किसी कंट्री का ये निकाल रहे हो, आपका POEM डिटरमाइन कर रहे हो, द फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फैक्ट जिसके ऊपर डिपेंड करेगा इज एक्टिव बिजनेस कहाँ पर है। सो द कंपनी सेट टू बी इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कब माना जाएगा कि एक्टिव बिजनेस जो है वो इंडिया के बाहर है, जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होंगी। ध्यान से समझना है, कोई भी लॉ हो, ये चीज आप लॉ में तो पढ़ते ही हो, तो टैक्स भी एक तरीके का लॉ ही है हमारा, कि एंड और की कंडीशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सो इफ पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम, ये जो मैंने मार्क करे हैं स्पेसिफिकली टर्म्स, इनके हम डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो इस हिसाब से नोट करें कि इन वर्ड्स की या तो लास्ट में हम जगह छोड़कर हम ग्लॉसरी जैसा लिख लें, या फिर आप यहीं पर ही एरोज बनाकर, बट जैसा भी हो, ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन, इनकी डेफिनेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू कैलकुलेट एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। सो फर्स्ट इज इफ द पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम, जितनी उसकी टोटल इनकम है उससे 50%, नॉट मोर देन 50% है आपकी पैसिव इनकम। एंड सेकेंड कंडीशन, लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, उसकी जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है उससे 50% से कम, मतलब उसका माइनॉरिटी इंडिया में है, मतलब मेजॉरिटी इंडिया के बाहर है। Similarly, less than 50% of its total employees are situated in India or are resident in India, जितने उसकी टोटल एम्प्लॉयज है उसमें से आधे से भी कम, लेस देन 50% या तो इंडिया में है या इंडिया के रेसिडेंट है। एंड पेरोल एक्सपेंडिचर ऑन सच एम्प्लॉयज, ऐसे एम्प्लॉयज का पेरोल एक्सपेंडिचर इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर। बात समझ में आ रही है? सो तीन जो मेजर क्राइटेरिया लिए हैं, पहला है असेट्स, दूसरा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तीसरा है पेरोल एक्सपेंडिचर, एंड फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका पैसिव इनकम से रिलेटेड। तो उन्होंने उनका ये बताने का तरीका है कि मेनली द पॉइंट इज कि अगर जो बिजनेस के मेन क्राइटेरिया है कि एम्प्लॉयज कहाँ पर है, असेट्स कहाँ पर है, उनमें से माइनॉरिटी पोर्शन इंडिया में है, इंडिया में कम है, इंडिया के बाहर ज्यादा है, तो ये कहा जाएगा कि द कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सो जब ये चारों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, मतलब आपकी पैसिव इनकम इज नॉट मोर देन 50% ऑफ योर टोटल इनकम, एंड आपके जो असेट्स हैं वो इंडिया में कम है, इंडिया के बाहर ज्यादा है। सिमिलरली आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो इंडिया में कम है, इंडिया के बाहर ज्यादा है, एंड ऐसे एम्प्लॉयज का जो एक्सपेंडिचर है वो अगेन इंडिया में कम है, इंडिया के बाहर, मतलब आपके टोटल एक्सपेंडिचर से कम, 50% से भी कम, माइनॉरिटी अमाउंट जो है, मेजॉरिटी हो जाता है जैसे 50%
50% क्रॉस कर लेते हो, मेजोरिटी बोलते हैं उसको, तो मेजोरिटी पोर्शन जो है वो इंडिया के बाहर है बेसिकली। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो ये कहा जाएगा दैट द कंपनी इज एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया को और अच्छे से समझने के लिए हमें इन टर्म्स की जो मतलब दिया गया है हमारे प्रोविजंस में वो समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे इज इनकम। यहाँ पे मैंने दो चीजें हाईलाइट करी है, एक है इनकम, एक है पैसिव इनकम। तो इनकम मतलब क्या है बेसिकली, सबसे पहले हमें ये बात करनी है। तो यहाँ पर इनकम का मतलब होता है कि आपके जो लॉज हैं, मतलब आपका जो कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, अब हम टीओईएम उस कंट्री के लिए निकाल रहे हैं जो इंडियन नहीं है ना, तो जो आपकी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उस इनकॉर्पोरेशन कंट्री के जो टैक्स लॉज हैं, जो आपकी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उस इनकॉर्पोरेशन कंट्री के जो टैक्स लॉज हैं वहां के हिसाब से जो इनकम आई है वो, और अगर उस पर्टिकुलर कंट्री में ऐसा कोई इनकॉर्पोरेशन का, मतलब जिस कंट्री में आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है वहां पर ऐसे कोई कंप्यूटेशन के रूल्स नहीं है, कोई लॉज नहीं है, तो जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी इनकम आ रही है वो, तो अगर कंट्री में टैक्स लग रहा है, उस कंट्री में कोई टैक्स लॉज है तो उनके हिसाब से कैलकुलेट करो, उन लॉज के हिसाब से अगर नहीं है तो जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से इनकम आ रही है वो। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर वैल्यू ऑफ असेट्स है और टैक्स पर्पसेस के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है तो जो आपकी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वहां के टैक्स लॉस के हिसाब से आपकी इनकम, आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उनकी वैल्यू का आपको क्या लेना है, एवरेज लेना है। सो बेसिकली जो असेट्स होती हैं वहां पर अगर आपके पास जो भी आपकी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वहां पर जो टैक्स रूल्स के हिसाब से, टैक्स पर्पसेस के हिसाब से जो वैल्यू आ रही है एसेट की, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का आप क्या लेते हो, एवरेज लेते हो। एंड इन एनी अदर केस जो भी आपकी बुक्स में एसेट्स की वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को कंसिडर कर लिया जाएगा। वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी कंसिडर्ड। नाउ अगेन असेट्स में भी दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो डेप्रिशिएबल असेट हो सकती है या तो ब्लॉक हो सकता है। तो हम बात कर लेते हैं इफ द इन केस ऑफ इंडिविजुअली डेप्रिशिएबल असेट, अगर वो असेट इंडिविजुअली डेप्रिशिएबल है तो आपका टैक्स पर्पसेस के हिसाब से जो भी वैल्यू है एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड अगर ब्लॉक है मतलब वो है आपका ग्रुप ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, अगेन एवरेज वैल्यू ऑफ फॉर टैक्स पर्पसेस इन द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन of the company at the beginning and at the end of the year. Lastly, any other case में क्या बोला हमने, value as per books of accounts. Number of employees, the average number of employees as at the beginning and at the end of the year, और उसमें ऐसे लोगों को भी इंक्लूड करना है जो डायरेक्टली आपके एम्प्लॉय नहीं हो पर काम वो आपके एम्प्लॉय जैसा ही कर रहे हैं। तो जैसे अगेन मैंने वही कहा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे फोकस दिया गया है पूरे टीओईएम के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है सब जगह पर लीगल फॉर्म से ज्यादा सब्सटेंस को इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति है जो आपके एम्प्लॉय जैसा ही काम कर रहा है, आपके कंपनी के साथ ही एसोसिएटेड है, भले ही ऑन पेपर वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं भी है तो भी इस केस में उसे इंक्लूड किया जाएगा। तो टोटल एम्प्लॉयज मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग का अगेन यहाँ पर भी आपको क्या लेना है, एवरेज लेना है कि एवरेज कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास थे। नेक्स्ट पेरोल, तो पेरोल एक्सपेंडिचर में कौन से खर्चे इंक्लूड करने हैं, तो कॉस्ट ऑफ सैलरीज, वेजेस, बोनस, ऑल अदर एम्प्लॉय कंपनसेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड पेंशन एंड सोशल कॉस्ट, जो पेंशन और सोशल कॉस्ट वगैरह एम्प्लॉयर बियर कर रहा है वो भी जोड़ना है, और बाकी भी सैलरी वगैरह जो सारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब भी आपके जोड़ने हैं। सो दीज आर द टर्म्स जो कि हमने बात करी। क्वेश्चन आपको इस तरीके से आते हैं कि आपको असेट की वैल्यूज दी हुई होती हैं, आपको कैलकुलेट करना है कि लेस देन 50 किधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिमिलरली एम्प्लॉयज के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है कि स्टार्टिंग में इतने एम्प्लॉयज थे, इतने एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया, इतने लोग हैं जो एम्प्लॉय जैसा काम कर रहे हैं पर एम्प्लॉय है नहीं, ऑन पेपर एम्प्लॉय नहीं है, तो क्या यहाँ पर पेरोल मतलब यहाँ पर आपका टीओईएम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, या एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कंसिडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। दीज आर द इम्पोर्टेंट कंसिडरेशंस। लास्टली आई एम डिस्कसिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज पैसिव इनकम। पैसिव इनकम इज बेसिकली ऐसी इनकम को पैसिव इनकम कहा जाता है नॉर्मली जो कि आपके एक्टिव बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है, ठीक है। सो मोस्टली पैसिव इनकम में कौन सी इनकम्स आती है, ये इन जनरल हर केस में सेम होता है कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ये जो है एक साइड बिजनेस, जैसे नॉर्मली क्या होता है हम लोगों का एक साइड बिजनेस होता है, जैसे मेन बिजनेस तो हम कर रहे हैं उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको मैंने एफडी में लगा दिया तो वो एक इनकम हो गई। जैसे सपोज आपकी फैमिली में कोई जॉब कर रहा होगा, सैलरी आ रही है आपकी, अब सैलरी बच रही है, सेव हो रही है, तो घर में बैठे बैठे तो डबल नहीं हो जाएगी, मतलब अगर बच रहा है पैसा तो आप क्या करते हो उसको घर में रखने की बजाय कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो, है ना। तो नॉर्मली आप घर में भी पूछोगे तो योर
फैमिली मस्ट हैव इन्वेस्टेड। अब तो आप लोग खुद भी हो सकता है असिस्ट करते हो सकता है खुद और ज्यादा गाइड करते हो फैमिली में, तो आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखा होगा पैसा, भी म्यूचुअल फंड और पीएफ, और या फिर आपका कह सकते हो आप यहाँ पर एफडीज वगैरह में डाल के रख लिया होगा। सो बेसिकली इस तरीके से आप एक एडिशनल इनकम जनरेट कर रहे हो। तो पैसिव और एक्टिव वॉइस जो हम पढ़ते थे वैसा ही, पैसिव मतलब दबा हुआ साइड, एडिशनल बेसिकली। सो पैसिव इनकम में एक चीज तो वही आ जाएगी आपकी ऐसी इनकम जो कि आपकी मेन बिजनेस की नहीं है, जैसे कि इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन, रेंटल इनकम, ये सब आपकी पैसिव इनकम आएगी। एंड बोला है मैंने दो चीजें, पहला तो ये सारी इनकम हो गई, दूसरा इनकम फ्रॉम ट्रांजैक्शंस वेयर बोथ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स आर फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। तो पैसिव इनकम में दो चीजें बोली मैंने कि पहले तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जहां पर परचेज और सेल दोनों, परचेज एंड सेल बोथ आर फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ऐसे ट्रांजैक्शन से जो इनकम होगी वो भी पैसिव इनकम मानी जाएगी, एक्टिव इनकम नहीं मानी जाएगी। प्लस दूसरा इंटरेस्ट, रॉयल्टी, ये जो सारी इनकम्स होती हैं, अगर ये कोई इनकम आपको हुई है तो इन सब इनकम्स को भी किसमें इंक्लूड किया जाएगा, पैसिव इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐड करेंगे इन दोनों को तो आ जाएगी आपकी पैसिव इनकम। हाउएवर अगर कोई बिजनेस मतलब कोई कंपनी है जो कि बैंकिंग बिजनेस में ही इन्वॉल्व है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर इंटरेस्ट एक्टिव बिजनेस माना जाएगा, पैसिव इनकम नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सो दिस इज एन एक्सेप्शन। आई डोंट थिंक ये बहुत स्पेसिफिकली बोलने की भी जरूरत थी, एक नॉर्मल सा हम सोच सकते हैं कि अगर उस कंपनी का मेन काम ही ये है कि वो इंटरेस्ट के बेसिस पर ही चल रही है, जैसे कि बैंक वगैरह, तो फिर वो उनकी एक्टिव इनकम है, वो इनकी पैसिव इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जो पहला सवाल किया जाता है, दैट इज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। इसके ऊपर हमें क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी कंडीशन हमें अच्छे से समझना जरूरी है। सो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने डिफाइन करे हैं, तो इन सब चीजों को प्रॉपरली अच्छे से आप लोग नोट करें। आगे हम बात करते हैं कि एक्टिव बिजनेस इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, उससे कैसे डिपेंड करेगा कि आपका पीओईएम कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू। अब हमने ये तो पता कर लिया कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है कि नहीं, ये कैसे पता किया जाएगा, है ना। हाउ व्हेन विल यू से दैट द कंपनी इज हैविंग एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, हाँ, इफ द आंसर इज यस, मतलब जो अभी हमने कंडीशन की बात करी थी, पैसिव इनकम वाली, देन एम्प्लॉइज वाली, देन असेट्स वाली, देन एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर वाली, अगर वो सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, क्योंकि वहां पर क्या था, एंड था, तो कहा जाएगा कि एक्टिव बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया। इफ द एक्टिव बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया, यस, देन फर्स्ट थिंग विच यू विल से इज दैट मतलब POEM is also outside India। ठीक है, तो इतनी चीज समझ लो। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो पहली बात आप ये बोलोगे कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया। लेकिन अगेन यहाँ पर वापस से चीजों को बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो हम शुरू से वही बात करेंगे। मैं बार बार आपको ये चीज फोकस करवाती रहूंगी क्योंकि ये चीज आपको आंसर में भी लिखनी है कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो POEM is outside India, this is the first thing which we said. If what I've written, see, if majority of the board meetings are taken outside India, so first thing which we have to say is that if the active business is outside India, yeah, if the company fulfills all the conditions and the conclusion is that the active business is outside India, then the POEM will be outside India if the majority of board meetings are held outside India। POEM को इंडिया के बाहर माना जाएगा अगर majority of board meetings are held outside India। However, if board of director is not exercising power, अगर जो आपका board of directors हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं इस पावर को, अगेन मैंने शुरू में कहा था आपको कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखना बहुत जरूरी है। इन सब्सटेंस हम क्या कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इन सब्सटेंस हम ये कर रहे हैं कि हमने क्या बोला पहले तो कि वैसे तो POEM बाहर हो जाना चाहिए अगर सारी की सारी जो मेजर मीटिंग्स है वो बाहर हो रही है, लेकिन सपोज मीटिंग्स तो बाहर हो रही हैं, एक्टिव बिजनेस भी आउटसाइड इंडिया है, लेकिन कोई और ही ऐसा व्यक्ति है या कोई और ही ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया से बैठ के सारे मेजर डिसीजंस ले रही है। गेटिंग द पॉइंट? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज नॉट दी ओनली थिंग, इट इज नॉट दी ओनली थंब रूल कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ है वहां POEM हो जाएगा। नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि नहीं ये भी देखना है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बाहर मीटिंग कर रहे हैं पर उनकी मीटिंग का कोई
वर्क ही नहीं है, या उनकी मीटिंग उतनी इफेक्टिव नहीं है, या उनके मीटिंग में उतने एफिशिएंट डिसीजंस नहीं, उतने इफेक्टिव डिसीजंस, मैनेजरियल डिसीजंस नहीं लिए जा रहे हैं, तो हमें आगे बात करनी है। सबसे पहले तो हाँ, अगर इन बाहर है तो POEM इंडिया के बाहर है अगर मेजर डिसीजंस आर टेकन आउटसाइड इंडिया, बट however if board of directors is not exercising power and such power is being exercised by any holding company or any other person being resident in India, then the POEM will be in India। क्या बोला मैंने कि अगर आप बाहर हो POEM बाहर माना जाएगा अगर सारी मीटिंग्स बाहर हो रही है तो, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं पावर, जो पावर उनके पास है, डिसीजन मेकिंग की पावर उनके पास है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो पावर एक्सरसाइज करी जा रही है या तो हमारी होल्डिंग कंपनी के द्वारा, या फिर किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि इंडिया में रेसिडेंट है, मतलब या तो हमारी होल्डिंग कंपनी या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में रेसिडेंट है, अगर उनके द्वारा ये डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो घुमा फिरा के डिसीजन कहाँ लिए जा रहे हैं, इंडिया में लिए जा रहे हैं, तो POEM विल बी इन इंडिया। तो आई होप आप लोग क्लियर हो पा रहे होंगे चीजों पे। आगे भी जो सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो इसी पे बेस्ड हैं। हमें ये देखना है कि एक्चुअली डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं, एक्चुअली डिसीजन कौन ले रहा है, किसके हाथ में पावर है, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। सिमिलरली अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, ठीक है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, नो मतलब इज द एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, नो मतलब एक्टिव बिजनेस कहाँ है, इन इंडिया, है ना, आउटसाइड नहीं है, बाहर नहीं है, तो कहाँ है, अंदर है, तो यस द एक्टिव बिजनेस इज इन इंडिया, देन the POEM will be determined in two stages। Stage 1, आइडेंटिफाई द पर्सन्स हु आर एक्चुअली टेकिंग द मेजर डिसीजंस। अब आप आइडेंटिफाई करो कि कौन ऐसे लोग हैं इस कंपनी के जिनके पास मैक्सिमम पावर है, जो सारे मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग, हु आर टेकिंग द मेजर डिसीजंस, द मेजर मैनेजरियल एंड द कमर्शियल डिसीजंस ऑफ द कंपनी एज अ होल, किसी ग्रुप का नहीं, ओवरऑल कंपनी के जो मैक्सिमम डिसीजंस है वो कौन ले रहा है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस वेयर सच डिसीजंस आर एक्चुअली टेकन, कहां पर ये सारे डिसीजंस एक्चुअली लिए जाते हैं, that place will be determined as the place which we are searching for। So getting the point, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि इंडियन है कि नहीं, POEM इंडिया में है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, सबसे पहले निकालोगे एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, हाँ, तो आपकी POEM भी आउटसाइड इंडिया है अगर मीटिंग्स बाहर हो रही है तो, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो सारी पावर एक्सरसाइज ही नहीं कर रहा, उसकी जगह कोई ऐसा पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है या कोई होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज कर रही है जो कि इंडिया में रेसिडेंट है, तो इंडिया में हो जाएगा POEM। अगर एक्टिव बिजनेस इंडिया में है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, इंडिया में है, देन फर्स्ट स्टेज आइडेंटिफाई कौन से लोग हैं जो मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, और आफ्टर आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर सच डिसीजंस आर बीइंग टेकन। नोट कर लीजिए, इसके बाद हम और बात आगे चलेंगे रिलेटेड टू द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। Moving forward to some guiding principles which have been prescribed। So again, जैसा कि शुरू से मैं बोल रही हूँ, देयर इज नो थंब रूल कि ये फॉलो हो जाएगा तो गाइडिंग प्रिंसिपल की आप POEM हो गया आपको इंडिया में। जैसे कि अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो आप बहुत इजीली आप सिर्फ नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हो एंड यू आर डन कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है कि RNOR है क्या है, वैसा केस यहाँ पर नहीं रहेगा, तो इसीलिए इसको एक टेक्निकली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर हम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि हमें पता भी है हमारी एग्जामिनेशन इज मोस्टली केस बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड, तो हमें हर जगह पर थोड़ा सा और एनालिटिकली सोचना भी जरूरी है। सो दीज आर सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू POEM। हर जगह पर सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर हैं, वो सब रेलेवेंट नहीं है, तो क्या क्या अलग अलग चीजें हमें ध्यान में रखनी है क्वेश्चंस में या प्रैक्टिकली, वो हम बात करेंगे। So first thing, location where board of director meets and takes decisions, this is the first thing that yes it is important कि board of directors regularly कहाँ मिलते हैं, कहाँ decisions लिए जाते हैं, जिस जगह पर मेजरली सारे बिजनेस के मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो ओवरऑल बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे डिसीजंस की बात नहीं हो रही है, मेजर डिसीजंस की बात हो रही है, उस जगह को रेलेवेंट माना जाएगा, उस जगह को POEM के लिए कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास उतनी पावर नहीं है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी पावर को डेलीगेट करके रखा है या फिर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ कहीं और रहे हैं, मीटिंग कहीं और हो रही है, लेकिन मेजर डिसीजंस कहीं और लिए जा रहे हैं. सो देन यू हैव टू थिंक इन सब्सटेंस. तो मैंने क्या लिखा है, इन सब्सटेंस मेजर डिसीजंस कहाँ से लिए जा रहे हैं, दैट इज द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. हर बार एक चीज ध्यान रखना कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन हमने बात करी थी वो क्या थी, कि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो जगह होती है जहां पर मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं. ठीक है, तो कौन ले रहा है, कहाँ से ले रहा है, सिर्फ जो व्यक्ति डिसीजन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ है ये जरूरी नहीं है, वो क्या वो एक्चुअली वो डिसीजंस ले रहा है, और अगर हाँ तो कहाँ से ले रहा है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या बात करी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तभी एप्लीकेबल रहेंगे जब उनके पास अथॉरिटी है और वो इन सब्सटेंस ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो ओवरऑल बिजनेस को एज अ होल अफेक्ट कर सकते हैं. अगर सिर्फ फॉर्मल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो फॉर्मली मीटिंग होल्ड कर रहे हैं, एक्चुअली उन्होंने जो अपनी मेन पावर है वो किसी और को देके रखी है, कोई सपोज कोई सीनियर मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजमेंट का पर्सन है जैसे कि सीईओ वगैरह, उसको सारी पावर देके रखी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, या फिर हो सकता है सिर्फ एक साइनिंग अथॉरिटी जैसे हैं, जो मेजर डिसीजंस है वहीं वो कहीं और से लिए जा रहे हैं, तो दैट प्लेस इज रेलेवेंट. ठीक है, सो गेटिंग द पॉइंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रैक्टिकली डिसीजंस कहाँ से लिए जा रहे हैं, वेरी इजी टू से बेसिकली, बट या प्रैक्टिकली ये डिटरमाइन करना भी मुश्किल है. बट आपको इन शॉर्ट अगर मैं सारे पॉइंट्स का क्रक्स शुरू में बता दूं तो किसी भी कंपनी का जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं या पीओएम निकाल रहे हैं तो हमको उसकी तह तक जाना है कि इस कंपनी की एक्चुअली डिसीजंस ले कौन रहा है. ठीक है, वो अगर हम समझ जाते हैं देन वी आर डन विद इट. सो दीज गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमको एक ही तरफ इशारा करेंगे. आप जैसे जैसे आगे के प्रिंसिपल्स भी हम पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दैट आइडेंटिफाई हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर डिसीजंस, वेदर they are board of directors or he is a senior manager or he is a CEO or whatever the name may be, or any committee made, but is that person or that committee or the group of persons responsible for the major decisions? If yes, then done. If no, then find out कि कौन जरूरी है, कौन important people है हमारी कंपनी के लिए. Moving on to the next point, location of the executive committee in case the power is delegated by board. So बहुत बार क्या होता है कि अब board of directors के पास तो बहुत सारे decisions हैं, board of directors already preoccupied by most of the decisions, तो हो सकता है वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस या कुछ पार्ट ऑफ डिसीजंस को डेलीगेट कर दें. जब आप डेलीगेशन पे जाते हो तभी भी आपको ये देखना है कि जो मेजर डिसीजंस हैं वो डेलीगेट कर दिए हैं तो हम इस पॉइंट पर आएंगे. अगर सपोज बोर्ड ने क्या किया है कि मेजर डिसीजंस अपने पास रख लिए और छोटे मोटे डिसीजंस डेलीगेट कर दिए, तो फिर आप डेलीगेशन पे ध्यान नहीं दोगे. अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द सेम थिंग, कमर्शियल एंड की मैनेजरियल डिसीजंस व्हिच अफेक्ट द बिजनेस एज अ होल, वो वाले डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं. तो अगर ऐसे डिसीजंस लेने के लिए बोर्ड ने एक अलग से कमेटी बना दी, एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी कि ये कमेटी डिसाइड करेगी और हमसे डिस्कस करेगी, फिर बात आगे जाएगी, बट मेजर पावर इन लोगों के पास रहेगी, तो अगेन वो लोग वहां वो पर्टिकुलर कमेटी कहाँ लोकेटेड है, कहाँ से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो सारी बात हमें देखनी रहेगी. तो कंपनीज बोर्ड में डेलीगेट सम और ऑल ऑफ इट्स अथॉरिटी इन सच सिचुएशंस द लोकेशन वेयर द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी आर बेस्ड, और जहां से वो सारे डिसीजंस फॉर्मुलेट हो रहे हैं, पॉलिसीज फॉर्मुलेट हो रही हैं, वो पर्टिकुलर जगह को एग्जीक्यूटिव कमिटी मान लिया जाएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी कंपनी का हेड ऑफिस. हम लोग जानते हैं बैंक, फॉर एग्जांपल बैंक के बारे में बात करें तो बैंक का एक हेड ऑफिस होता है, एक मेन ऑफिस होता है जो सब लोगों को इंस्ट्रक्शंस देता है, फिर अलग अलग ऑफिसेज होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, हर किसी की अपनी अपनी लिमिट होती है काम करने की, और हेड ऑफिस हेड है जो सबको गवर्न कर रहा है. तो अगर ऐसा कुछ है, कंपनी ने अपने जो काम है उनको इस तरीके से बांट दिया है, या कंपनी के जो सारे मेजर काम है वो एक जगह से होते हैं, तो हेड ऑफिस डिटरमाइन करना भी अपने आप में एक मुश्किल चीज है. अगर स्पेसिफिकली कंपनी ने बोल दिया है कि ये हेड ऑफिस है, ये ब्रांच है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको भी देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सारे डिसीजंस हैं वो किसी एक ऑफिस से लिए जा रहे हैं और बाकी के डिसीजंस अलग अलग लिए जा रहे हैं. जैसे सिंपल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊं आपको कि कोई कंपनी है, सपोज उसने क्या किया, उसकी 4 ब्रांचेस है, ठीक है, उसमें से उसने एक को ऐसे स्पेसिफिकली हेड ऑफिस डेजिग्नेट नहीं किया है, पर हमने पता किया कि उस जो ब्रांच में, जैसे सपोज एक ब्रांच से फॉर एग्जांपल एमजी रोड पे सिचुएटेड है, वो वाली जो ऑफिस है, वो जो ऑफिस है जो एमजी रोड पे सिचुएटेड है, वहां पर सारे क्लाइंट्स की मेन डीलिंग होती है, वहां पर मेन डिसीजंस लिए जाते हैं और फिर बाकियों को ऑर्डर दिया जाता है. या बाकी जगहों पर भी है लेकिन लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं,
वहां पर मेजर डिसीजंस लिए जा रहे हैं। क्या कोई बिजनेस में हमें किसी कंपनी के साथ मर्जर होना चाहिए, अमालगमेशन होना चाहिए, जो भी आपके मेजर डिसीजंस होते हैं जो आपके ओवरऑल बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, वो सारे उस ऑफिस से लिए जा रहे हैं। तो ऐसा कोई हेड ऑफिस उन्होंने डेजिग्नेट नहीं करा है कि ये हमारा हेड ऑफिस है और ये हमारे ब्रांचेस हैं, बट वो इवेंचुअली वो चीज हो चुकी है। तो अगेन इन सब्सटेंस क्या दिख रहा है कि अगर 4 अलग अलग ऑफिसेज हैं और एक ऐसा है जहां पर मेजर डिसीजंस हो रहे हैं, तो दैट इज द हेड ऑफिस। गेटिंग द पॉइंट? सो अगेन इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट ऑन पेपर दैट ऑफिस शुड बी डेजिग्नेटेड एज a head office, that yes, this is our head office and these are our branches. It is not always necessary. You have to look into the particular facts and circumstances of each case and then determine that are these principles applicable or not. So head office, location of the head office, it is a very important role कि कहाँ पर head office situated है। अगर सारे के सारे मेन स्टाफ और सारे के सारे जो आपके मेन हेड पीपल और वो सब है वो अगर एक ही जगह से काम कर रहे हैं, तो देन स्पेसिफिकली दैट इज द हेड ऑफिस। अगर कंपनी का मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज्ड है, कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो बटा हुआ है, मतलब जो सीनियर स्टाफ है वो भी सिर्फ एक ही जगह से काम नहीं कर रहा है, तो फिर अगेन आपको वापस से सेम चीज सोचनी पड़ेगी कि जो मेजर सीनियर मैनेजर्स हैं वो प्रीडोमिनेंटली कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं। और अगर आप ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं निकाल पा रहे हो, अगर आप ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो जहां से सारे डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो फिर हेड ऑफिस वाला पॉइंट हो सकता है आपके लिए रेलेवेंट भी नहीं हो। अगेन दीज आर सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये कोई ऐसा थंब रूल्स नहीं है कि ये सारे आपको अप्लाई करने हैं। हो सकता है अप्लाई हो सकता है नहीं हो। उन्होंने एक गाइडेंस का वो दे दिया है कि आपको ये सारी चीजें चेक करनी है अगर आप पीओईएम डिटरमाइन कर रहे हो तो अगर हेड ऑफिस डिटरमाइन हो रहा है, इफ यू आर एबल टू डिटरमाइन दैट विच प्लेस is where all the decisions are taken or where all the senior management are operating or where they are taking the major decisions, highest level of management, where the highest level of management is situated, then it is easy. But अगर नहीं है, possible नहीं है, if it is not possible, then leave this point. This may not be of much relevance in that case. नेक्स्ट, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब बेसिकली कि आजकल मीटिंग्स और इन सब के लिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। स्पेसिफिकली अभी अगर हम लास्ट कुछ मंथ्स देखें तो जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं इफ यू से ड्यू टू कोविड और ड्यू टू लॉकडाउन एंड ऑल दीज थिंग्स, मैक्सिमम थिंग्स हैव बीन शिफ्टेड टू ऑनलाइन। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब लोग परमानेंटली ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे जैसे वर्क फ्रॉम होम और इसका कल्चर अचानक से डेवलप हो गया, बढ़ गया। मेनी ऑफ माई लोग जिन्हें मैं जानती हूँ, मैं अक्वेंटेंसेस एंड ऑल, दे हैव बीन शिफ्टेड टू परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम, कि अब उन लोगों को हो सकता है शायद ही कभी ऑफिस जाना हो, घर से ही काम हो जाए। So people are doing meetings and all using the technology, using the video conferencing and all. ऐसी जगह पर फिजिकली आप लोकेटेड कहाँ पर हो ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो भी सकता है ना हो। सो यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब वही हमारा इंटरनेट और हमारे वीडियो कॉल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो फिर आपकी जो फिजिकल प्लेस है जहां पे फिजिकली आप प्रेजेंट हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये जरूरी भी नहीं है। इन सच केसेस द प्लेस वेयर डायरेक्टर्स और द पर्सन्स टेकिंग द डिसीजंस ऑफ देम यूजुअली रिसाइड मे ऑल्सो बी अ रेलेवेंट फैक्टर। तो अगेन आपको यही देखना है कि फिजिकल लोकेशन कहाँ है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इन सब्सटेंस वो डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। डिसीजंस वाया सर्कुलर रेजोल्यूशन और राउंड रॉबिन वोटिंग, अगेन अगर कोई सर्कुलर रेजोल्यूशंस के बेसिस पे डिसीजंस होते हैं, रेजोल्यूशंस के बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, देन अगेन यू नीड टू यू कैन नॉट ऑलवेज से कि रेजोल्यूशन कहाँ पास हुआ क्या नहीं हुआ। ये सारे डिसीजंस किस तरीके के हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी से रेजोल्यूशंस को यूज किया जाता है, किस टाइप के डिसीजंस इन रेजोल्यूशंस के थ्रू लिए जाते हैं। अगर सपोज मेजर डिसीजंस तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेता है, लेकिन कुछ छोटे मोटे डिसीजंस के लिए आप रेजोल्यूशन मतलब आपकी ये वोटिंग वगैरह करवा लेते हो, ऐसा कुछ आपने पॉलिसी बना के रखा हुआ है या कुछ सिस्टम है आपका, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी, अगर कोई राउंड रॉबिन वोटिंग या आपके सर्कुलर रेजोल्यूशंस वगैरह पास हो रहे हैं, सर्कुलर्स वगैरह, तो what is the frequency of taking decisions by these factors? What are the types of decisions which are being taken by these factors? And the persons which are involved. The major things which I have written are very very important. अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि if in this case the company frequently uses the round robin voting for taking the decisions, can the POEM be situated in India? तो आपको bluntly नहीं लिख देना है कि yes
राउंड रॉबिन वोटिंग हाँ पढ़ा था, राउंड रॉबिन वोटिंग इंडिया में हो रही है तो इंडिया में होगा, नो. What will you say? That it depends on the facts and circumstances of different cases. If such methods are being used, then we need to check the frequency with which these are being used. The types of decisions which are taken by these, again focus is only on the types of decisions. ये चीज प्लीज ध्यान रखना. बहुत दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये छोटी छोटी चीजें हम मिस आउट कर जाते हैं, इसलिए हम इसको स्पेसिफिकली अलग से डिस्कस करें. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर सिलेबस आई एम प्रोवाइडिंग दिस टू यू सो दैट इट इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू. सो ये सब जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं लिखवा रही हूँ या जो मैं लिख रही हूँ खुद, ये सब चीजें आपके आंसर्स के लिए तो रेलिवेंट है ही, प्लस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी रेलिवेंट है. तो आपको ये सब चीजें लिखनी है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कौन पर्सन है जो इन्वॉल्व है, व्हिच आर द मेजर पर्संस इन्वॉल्व इन दीज डिसीजंस टेकन बाय द रेजोल्यूशंस. If these are the major decisions, if these are the major persons involved, if the frequency is very high, then yes, the POEM can be said to be situated. Otherwise, it can not be. It may not be situated, and you cannot give a true or false type of answer in this case because you need to analyze each and every fact and circumstances. So let us move on to the next point, that is decisions of shareholders. Now, decisions of shareholders is not very much relevant in determination of POEM because shareholder decisions are not always those decisions which can affect the major working. So basically decisions made on shareholders on matters are not relevant. Such decisions may include sale of all substantially important decisions, modifications of rights, etc. But these decisions typically affect the existence of the right of shareholders rather than the conduct of company's business. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डिसीजंस शेयर होल्डर्स के थ्रू लिए जा रहे हैं उनसे सिर्फ शेयर होल्डर्स के राइट में फर्क आ रहा है या फिर ओवरऑल बिजनेस, कंपनी के बिजनेस का तरीका बदल रहा है. तो उन्होंने मेजर डिसीजंस भी लिखे हैं कुछ हम जो बात कर रहे हैं उसमें कि हाँ हो सकता है कि इन डिसीजंस में सेल ऑफ बिजनेस और ऐसे सब डिसीजंस भी हों, बट उनके हाथ में कितनी अथॉरिटी है? शेयर होल्डर के हाथ में सिर्फ उतनी अथॉरिटी होगी जो उनके राइट्स को अफेक्ट कर रही होगी. अगर उनके हाथ में सिर्फ ये अथॉरिटी है कि मेरे ऊपर क्या डिसीजन लिया जा रहा है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक अगर हम बात करें तो सपोज हम मेरे जिस कंपनी में, सपोज आई एम वर्किंग इन अ कंपनी एंड द कंपनी इज गोइंग टू टेक सम मेजर डिसीजन एंड आई एम अ शेयर होल्डर इन दैट कंपनी, और उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा कि डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, वो तो वो लोग डिसाइड करेंगे. उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हो या नहीं. अगर आप करना चाह रहे हो सो दीज विल बी योर राइट्स after the transfer or after the merger or anything whichever the major decisions they are taking. So the decision which is in my hand is not for the company. You're getting the point where we are focusing. So many a times it happens that yes, the final decision is of shareholders, but we get confused कि यार अगर शेयर होल्डर के साइन जरूरी तो है तो फिर शेयर होल्डर को क्यों नहीं हम लोग POEM के लिए इंपॉर्टेंट मान रहे हैं. सो द पॉइंट विच वी आर फोकसिंग इज दैट शेयर होल्डर के हाथ में जो डिसीजन है वो उसके राइट को अफेक्ट कर रहा है, वो उसके पॉइंट को अफेक्ट कर रहा है, वो कंपनी को अफेक्ट ओवरऑल नहीं कर रहा है. उसको उन्होंने बोला कि आप साइन करो, अगर आप नहीं करते हो तो आप कंपनी से बाहर भी हो सकते हो. इफ दिस इज द केस देन शेयर होल्डर का डिसीजन मैटर नहीं करता. लेकिन इफ यू हैव टू चेक, क्या लिखा मैंने देखो, हाउएवर if you have to check that if the shareholders are crossing the line and stepping into the decisions of the management, suppose a specific authority has been given to the shareholders where they are crossing that line of shareholders, the owner and management वाली जो लाइन होती है, एक जो डिस्टिंक्शन होता है कि ओनर कोई और है और मैनेजर कोई और है, अगर वो लाइन क्रॉस हो रही है और शेयर होल्डर जो है वो मैनेजिंग डिसीजंस में एंटर हो रहा है, तब हाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा. हो सकता है शेयर होल्डर्स भी रेलिवेंट हो जाए. तो आपको लग रहा होगा कि सभी चीजों में ऐसा है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. यस, the point is that is what we are discussing in POEM, that there is no specific rule. You need to analyze each and every line. Please keep in mind in the questions, read each word, read each line. This I tell in every direct tax examination, whether it is a CA or CS or inter or final, it is very important to read, and specifically in such cases जहाँ पर कोई specific rule apply नहीं हो रहा है, जहाँ पे कोई specific चीज नहीं है, वहां पर आपको छोटे छोटे facts के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा important हो जाता है. So let's move to the नेक्स्ट पॉइंट. सो शेयर होल्डर्स के ऊपर आपको कब ध्यान देना है, कब नहीं ध्यान देना है, तब हमें हर फैक्ट पे और केस टू केस डिपेंड करेगा. नेक्स्ट, डे टू डे रूटीन ऑपरेशनल डिसीजंस आर नॉट रेलेवेंट. तो हम शुरू में ही बात कर चुके हैं कि हम कौन से डिसीजंस की बात करें POEM में. की मैनेजरियल डिसीजंस या फिर आप जो कहते हो कि की कमर्शियल डिसीजंस जो होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं.
तो आपके डे टू डे डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, डे टू डे डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा। सो अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड्स, जो टर्म्स मैं बार बार यूज कर रही हूँ या आप लिख के रखो या आपके आंसर्स में होना जरूरी है। तो आई एम यूजिंग टर्म्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस और कमर्शियल सब्सटेंस और मैनेजरियल सब्सटेंस, or I am saying again and again the transactions, the decisions that affect the business as a whole. These terms are very very important. So decisions which are taken which can affect the overall management, the overall business are important. Operational decisions are not majorly not important. In certain situations it may happen that person responsible for operational decision is the same person who is responsible for key commercial and management decision. In such cases it is necessary to distinguish the two types of decisions and then assess the location where the major decisions are taken. Come on, now again this is very very important point. Now ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर कंपनी में डे टू डे डिसीजंस और ऑपरेशनल मतलब जो मेजर डिसीजंस है वो लेने की अथॉरिटी एक ही पर्सन के पास है। तो सपोज 60% of the operational decisions are taken in India and 20% of managerial decisions are taken in India. लेकिन ओवरऑल आप देखो तो 80% हो गया, लेकिन मैनेजरियल डिसीजंस मेजर मान लो इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं। So the person who is situated in India is taking major decisions and is taking both operational and economical, operational और commercial decisions. तो अब आपको डिस्टिंग्विश करना है कि अगर एक ही व्यक्ति दोनों के लिए जिम्मेदार है, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, he is responsible for both the operational and for the daily or you can say for the major decisions, for the key commercial decisions, then you have to distinguish in between कि कितना वो आपके मेजर डिसीजंस में इन्वॉल्व है, कितना वो आपके कमर्शियल डिसीजंस में इन्वॉल्व है और वो डिसीजंस कहाँ से लिए जा रहे हैं, और कितना वो रूटीन डिसीजंस में इन्वॉल्व है और वो डिसीजंस कहाँ से लिए जा रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो अगेन ओवरऑल अगर आप ध्यान दो सारे पॉइंट्स का एक ही क्रक्स निकला जो मैंने शुरू में भी बताया था कि कमर्शियल डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं, कौन ले रहा है एंड क्या वो डिसीजंस ओवरऑल बिजनेस को अफेक्ट करने वाले डिसीजंस हैं या जनरल डेली रूटीन के डिसीजंस हैं। सो ये चीजें आप लोगों को स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है। सो दीज आर सम ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। अगर इन सब के बाद भी आप नहीं क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इफ the above factors are not leading to the clear identification of POEM, then आपको अगेन कुछ फाइनल गाइडलाइंस दे दिए हैं। तो क्या बोल दिया है? फर्स्ट, place where the main and substantial activities carried out or place where the accounting records are kept. तो कभी कभी क्या हो जाता है कि the company has decentralized a lot or the company has distributed the powers, और आप ऐसा डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे हो कि जैसे 20 चार अलग अलग जगहों से डिसीजंस लिए जा रहे हैं कंट्री के और 25% डिसीजंस हर तरफ से लिए जा रहे हैं, सब लोगों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आपने सारे फैक्टर्स लगा के देख लिए, कोई हेड ऑफिस नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा, कोई ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन नहीं आइडेंटिफाई हो पा रहा जो मेजर डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अ प्लेस वेयर मेजर डिसीजंस आर टेकन, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई अ सिंगल पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल द मेजर डिसीजंस। सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन अ ग्रुप. How will you decide who is the major working person over in this case? So they have given another two last principles कि भाई इससे भी नहीं काम चल रहा है ना तो फिर अब इससे काम चला रहा है। तो फर्स्ट इज where the major activities are taken, काम कहाँ हो रहा है, मेजर सब्सटैंशियल एक्टिविटी कहाँ पे ली जा रही है, या फिर रिकॉर्ड्स कहाँ रख रहे हो। अब इसके हिसाब से आप आपका POEM निकाल लो। सो दे हैव गिवन सम गाइडिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी जो अगेन आपके मॉड्यूल में ही दिए हुए हैं। It needs to be emphasized that the determination of POEM is to be based on all the relevant facts related to management and not on isolated facts. तो किसी एक के बेसिस पर आप डिसीजन नहीं लोगे. You have to think as a whole. All the factors are to be kept in mind. Some of the examples are given which I am discussing with you. First is the fact that a foreign company is completely owned by an Indian company will not be conclusive evidence that the conditions for establishing POEM in India have been satisfied. सिर्फ ओनरशिप इंडिया में होना जरूरी नहीं है, डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं वो देखो। तो हमने पहले भी बात करी थी, आपको याद होगा कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी इंडिया में है और वो डिसीजन ले रहा है, आपको याद होगा मैंने लिखवाया था आपको कि उस कंपनी के BOD डिसीजन नहीं ले रहे हैं, जो होल्डिंग कंपनी है वो डिसीजन ले रही है। तो सिर्फ होल्डिंग कंपनी है इसीलिए वहां पे POEM नहीं है, होल्डिंग कंपनी डिसीजन ले रही है इसीलिए POEM है। ठीक है, सो सिर्फ ऐसे स्पेसिफिक एक फैक्ट की भैया ओनरशिप तो पूरी इंडिया में है तो
पूरा का पूरा POEM इंडिया में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली in fact that there exists a permanent establishment of a foreign entity in India would itself not be a conclusive evidence कि कोई फॉरेन कंपनी का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में तो कोई इंडियन हो गई, नो, दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, the existence in India of support functions that are preparatory and auxiliary in the character will not be conclusive evidence that the conditions for establishing POEM in India have been satisfied। तो किसी कंपनी के सिर्फ ऑक्सिलरी या सिर्फ सपोर्टिंग सिस्टम्स इंडिया में है, मेजर चीजें बाहर है, मेजर डिसीजंस बाहर है, सिर्फ सपोर्टिंग चीजें यहाँ है, प्रिपरेटरी चीजें यहाँ है, इट विल नॉट बी अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द POEM is in India। So again they have reiterated it that this is all a guidance principle, ये सिर्फ गाइडिंग के लिए दिए गए हैं हमें। Again I am saying the same thing, repeating the same thing, that keep in mind that these are just guiding principles। So हमने अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, which is very very important for your examination point of view। Now I will move to the last part कि अगर किसी केस में, अच्छा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग शुरू में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, बट दिस इज अ नॉन फैक्ट, आप लोगों को पता ही है कि जैसे रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल डिटरमाइन किया जाता है, सिमिलरली बिकॉज POEM इज अ कंडीशन फॉर डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस, POEM को भी आपको हर साल चेक करना रहेगा, सारी कंडीशंस को हर साल चेक करना रहेगा। सो नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इफ द कंपनी, इफ द पर्टिकुलर ऑफिसर फील्स दैट हाँ ये कंपनी का POEM इंडिया में है और उसके कारण उसे इंडिया में असेस किया जाए, रेसिडेंट माना जाए, तो क्या प्रोसीजर है वो हम बात करेंगे, एंड क्या किसी को यहाँ से बाहर किया गया है, मतलब क्या कोई ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर POEM अप्लाई नहीं होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो कीप दिस इन माइंड, जस्ट गो थ्रू वंस, आप ये सब पूरा डिस्कशन के बाद एक बार मॉड्यूल रीड लगा लेंगे, हार्डली आपको 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, और आप POEM के सारे कंडीशंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। Now, so moving on to the last part, suppose in a case it is occurring that after applying the principles of POEM, the POEM is appearing both in India and outside India, if the POEM of the company is both in India and outside India, तो उसे इंडिया में तभी प्रिज्यूम किया जाएगा अगर इट इज प्रीडोमिनेंटली सिचुएटेड इन इंडिया। तो सपोज कुछ कंक्लूजन्स निकले कि द POEM is both inside and outside India, then it will be presumed in India only if it is predominantly in India, otherwise it will not be assumed to be in India। Next, the CBDT has specifically clarified that if the assessing officer is of the opinion that the company which is incorporated outside India has to be assessed in India as a resident in India based on the fact of POEM, मतलब कोई कंट्री जो कि इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है उसे इंडिया में रेसिडेंट माना जा रहा है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ POEM, तो AO खुद से वो डिसीजन नहीं ले सकता। द असेसिंग ऑफिसर हैज टू सीक प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर एज द केस में बी, उसे प्रायर अप्रूवल लेना होगा उन्हें, और उसके बाद ही वो डिसीजन दे सकते हैं, खुद की मर्जी से नहीं कर सकते कि हाँ हमने सारी चीजें चेक कर ली और अब इसका POEM इंडिया में हो गया तो अभी रेसिडेंट हो गई, नो, यू हैव टू सीक प्रायर अप्रूवल। सिमिलरली स्पेसिफिकली जो अप्रूवल दिया जाएगा दैट विल बी ऑफ 3 members of principal commissioners or commissioners, and such a group shall be constituted by principal chief commissioner of that particular region। So that principal chief commissioner will create a group and उन members में principal commissioners और commissioners as the case may be का एक group रहेगा, वो लोग डिसाइड करेंगे फाइनली, एंड वो डिसाइड करते वक्त उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है उस कंपनी को, मतलब उस फॉरेन कंपनी के जो भी सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आप आपके हिसाब से एनालाइज कर रहे हो टू डिटरमाइन इट्स POEM, उसके लिए उससे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाएगा, उसे भी सुना जाएगा। Moving on to the last part, again this part is very important। CBDT has clarified why this particular point that किसके ऊपर POEM की कंडीशंस एप्लीकेबल होंगे और किसके ऊपर नहीं होंगे। तो CBDT has clarified by the circular number 8/2017 and which is dated 23rd February 17 that this particular provisions of POEM shall not be applicable to a company which is having a turnovers or gross receipts of 50 crores or less in the financial year। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मत चेक करना कि 50 करोड़ की लिमिट पार हो रही है कि नहीं हो रही है। आई ऑलवेज से दिस कि एक्सेप्शन कंडीशंस को हमेशा ध्यान रखो। लास्ट में हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि
ताकि ये पॉइंट स्पेसिफिकली याद रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि बीच में कोई बात बोल दी जाती है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दी जाए, तो लास्ट में मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, मार्क करके रखो। इन केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ो। आधा अधूरा बहुत बार हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं और टर्नओवर दिया होता है कहीं कोने में, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सो फर्स्ट टिप इज दैट रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। और अगर टर्नओवर दिया है और 50 करोड़ या उससे कम है तो आपके ऊपर ये सारे प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। सो POEM गाइडलाइंस शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी हैविंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स लेस देन or 50 crores. ठीक है? So what we have discussed in this particular point, that in this particular lecture, that how to determine case effective management, कैसे पता किया जाएगा, क्या क्या प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होंगे, इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं अगर हम पास्ट अटेम्प्ट्स देखते हैं तो। सो ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस, एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने शुरू में बताया कि क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिकली भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गो थ्रू द पॉइंट्स, नॉट ओनली दिस, जो सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस करे आप लोग आराम से एक एक करके पढ़ें, और आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, नो इश्यूज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, डू योर बेस्ट, डू वेल, प्रिपेयर प्रॉपर्ली, बी कॉन्फिडेंट, फोकस, do your examinations with full confidence, read the paper properly, attempt full paper, full examinations, and focus on the presentation as well. किसी भी examination में specifically CMA and specifically final में तो presentation plays a very very important role. They're expecting that you are now going to become chartered accountant, so of course आपको उस तरीके से answers लिखने हैं, but don't put a lot of pressure on yourself. Be relaxed. हम लोगों ने मेहनत जो करी है उस पर आपको फोकस रखना है। You have to have that confidence in yourself, and आपने करी है, सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी है एग्जामिनेशंस को लेकर। So this is some additional input from my side. तो आप बिल्कुल, आपको जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है या कोई इश्यूज हैं, आप कोई भी इन जनरल भी डिस्कस करना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ऑल द बेस्ट।